आज यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। YouTube पर आप लोगों ने कमेंट की और उस कमेंट में आपने कुछ प्रश्न लिए हैं, तो उसमें से ही मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं ताकि उन जो आपकी जो समस्या है उसका मैं समाधान कर सकूं। तो यहाँ पे पहला जो कमेंट है हमारे एक छात्र का है जो हमारा YouTube छात्र है और इनका नाम है विकास। इन्होंने अपनी आईडी में UPSI विकास नाम डाला हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि कल 21/8/2022 को मेरे UPSSC फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा थी जिसमें हिंदी के 80 प्रश्न आए थे और आप यकीन नहीं करेंगी मैंने 80 के 80 प्रश्न सही कर लिए। आपने जो पढ़ाया है उससे कुछ भी बाहर नहीं था। ये सब संभव हो पाया आपकी वजह से मैम। मैं पिछले 4 महीने से आपकी YouTube की वीडियो से पढ़ाई कर रहा था। आज मेरी हिंदी बहुत अच्छी आपकी वजह से। धन्यवाद मैम। तो ये बहुत अच्छी बात है विकास कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हुई है। तो ये तो एक वो कमेंट थी जो छात्र ने लिखी है। आप सभी लोगों को बताना था कि जब विकास ने अपने आप वीडियो देखकर आपने हिंदी को इतना अच्छा किया है तो आप सब लोग भी अपनी हिंदी को अच्छा कर सकते हैं। प्रश्न जो हैं वो हमारे छात्रों के कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे हमारे एक छात्र ने पूछा है कि मैम पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द होने की गारंटी देता है क्या? पहली चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आया आपको कि पर्यायवाची समानार्थी शब्द होने की गारंटी देता है, इससे आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? आपको मैं यहाँ बता दूं कि पर्यायवाची हम उसी को कहते हैं जिसे हम समानार्थी कहते हैं। ठीक है, समानार्थी मतलब समान अर्थ रखने वाला शब्द और पर्यायवाची भी वह शब्द जो एक ही अर्थ रखता हो। जिस प्रकार से पृथ्वी को हम दूसरा नाम धरा के नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी का मतलब पृथ्वी, धरा का मतलब धरा। इसी तरह से अवनी या क्षिति का मतलब भी पृथ्वी ही होता है। तो अब धरा, अवनी या क्षिति ये पृथ्वी के पर्यायवाची या पृथ्वी के समानार्थी ही कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने आगे कहा है कि यूपी लेखपाल का क्वेश्चन है एक जीवनपति, इसका समानार्थी शब्द आया था। आयोग ने इसका जो उत्तर है वो पति माना है। मैंने भी कॉमन सेंस से यही उत्तर टिक किया है, लेकिन जनता मतलब कि सभी लोग यमराज शब्द को सही मानते हुए आयोग के उत्तर कुंजी पर आपत्ति लगाया है। तो क्या मैम जीवनपति का समानार्थी शब्द यमराज हो सकता है क्या? तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का यानी जीवनपति जो शब्द है जीवनपति ये यमराज का ही क्या है, यमराज का ही पर्यायवाची है। इस बात को जानिएगा कि कैसे है, मैं वो आपको बताऊंगी आगे। इन्होंने कहा है कि हमने तो उत्तर जीवनपति शब्द को देखते हुए हल किया, न कि यमराज शब्द के पर्यायवाची को ध्यान में रखकर। आपने इसको ऐसे समझा कि जीवनपति मतलब बाद में पति आ रहा है, तो आपने पति जो शब्द है उसको मान लिया और उसको ही आपको लगा कि यही हमारा क्या हो गया है, यही सही हो जाएगा। आपने ऐसा सोचा होगा कुछ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इस बात का आप इस तरह से ऐसे ध्यान रखिए इस चीज को कि जीवनपति जो शब्द हमने यहाँ पर दिया है, इस जीवनपति का मतलब है वो जो जीवन का स्वामी है। तो आप ये बताइए कि जीवन का स्वामी कोई स्त्री का पति हो सकता है क्या? क्या कोई पति अपनी स्त्री के जीवन को निर्धारित कर सकता है कि ये कब तक जिंदा रहेगी और कब तक मरेगी? नहीं कर सकता ना। तो जीवन पति, जीवन आपको जो जीवन दान देने वाला है वो स्वामी। पति का शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी से। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, स्वामी पति को कहते हैं। तो जीवन का स्वामी, हमारे जीवन का स्वामी कौन है? हमारे जीवन का स्वामी यमराज को माना गया है कि जो प्राण लेने के लिए आता है। तो इसलिए अब ये नहीं कह सकते आप इस शब्द के लिए कि ये इसका मतलब ये पति का पर्यायवाची होगा, यह तो अपने आप ही पता है। और रही बात आयोग के उत्तर की, तो कई बार आयोग जल्दबाजी में गलत उत्तर लगा जाता है। तो जब आंसर की आएगी दोबारा, उस आंसर की में उसका जो सही आंसर होगा वो यमराज ही होगा।
ठीक है, तो पति नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसलिए ये आपका जो कंफ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष किसी स्त्री के जीवन का स्वामी नहीं हो सकता। वो उसका स्वामी हो सकता है, मतलब उस पर अधिकार रखने वाला हो सकता है, लेकिन जीवन स्वामी नहीं होता। इस बात को रखिए। जीवन साथी हो सकता है। अब जीवन साथी शब्द आएगा तो साथी, क्योंकि साथ में चलने वाला, साथ में जीवन व्यतीत करने वाला जीवन साथी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जीवन स्वामी तो यमराज को ही कहा जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक छात्र का है। इन्होंने कहा है कि जैसे प्रमाण में इक लगाते हैं तो प्रामाणिक बनता है, उसी प्रकार प्रशासन में इक लगाने से प्रशासनिक क्यों होता है? क्या हम इसे प्रशासनिक नहीं लिख सकते? इनका यहाँ पर कहना है। तो अब यहाँ पे ये किसका है, वो यहाँ से कट गया। शायद राहुल लिखा हुआ है किसी का नाम, तो उन्होंने पूछा है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ध्यान रखना। जो ये प्रशासन शब्द है, सबसे पहले आप इसको जाना, ये प्रशासन शब्द, इसमें मूल शब्द है शासन, और जो परिवर्तन होता है वो मूल शब्द में होता है, ना कि उपसर्ग में। ये जो प्रा है ये क्या है, ये उपसर्ग है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो प्रशासनिक शब्द बनता है वो उस शब्द में, यानी जो शब्द आपका प्रशासनिक शब्द है, इस शब्द के अंदर प्र उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। तो जब हम जोड़ते हैं तो शासन शब्द में इक जोड़ा जाएगा तो शासनिक हो जाएगा, और इस शासनिक शब्द में प्र जोड़ा जाता है। तो जब भी परिवर्तन होता है वो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। तो मूल शब्द प्रशासन में मूल शब्द क्या है, शासन है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हमारे एक छात्र ने और प्रश्न किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे छात्र का कि मैम मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि जब किसी उच्चारण में श, अब इन्होंने यहाँ पर 3 श रखे हैं। 3 श मतलब हमारे, ये है हमारा तालु श, ये है हमारा मूर्धा श, और ये है हमारा दंत स। ये स आते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आता कि कौन सा स लिखना है, इन्होंने कहा है। तो अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले तो आप इसके उच्चारण को सीखिए, उच्चारण से आप इसको लिखना सीख जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका, इसके सबसे पहले उच्चारण को समझना और उच्चारण से आप इसको लिखना सीखेंगे। उच्चारण क्या है? तीनों का उच्चारण एक ध्वनि से होता है, जैसे हम स कहेंगे, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जब हम इसको बोलेंगे तो इसको याद रखिए तालु श, ठीक है, तालु श। तो जैसे ही आप तालु याद रखेंगे इसको, अभी तक आप लोगों ने इसको कैसे याद रखा था? अभी तक आपने इसको याद रखा था सलजम वाला श, षटकोण वाला श और सपेरा वाला श, इस तरह से आपने इन्हें याद रखा था। लेकिन अब आप इनको कैसे याद रखिए? तो सबसे पहले आप इनके उच्चारण स्थान से याद रखिए। तो जब आप इनके उच्चारण स्थान से याद रखेंगे तो इनका उच्चारण भी सही कर पाएंगे। इसे हम कहेंगे तालु श। जब हम तालु नाम लेंगे तो आपको पता है कि आपकी जीभ तालु के नीचे होनी चाहिए और तब हम इसका उच्चारण करेंगे। तो जब हम इसे तालु श बोलेंगे तो हमारी जीभ तालु के नीचे आएगी। तो तालु श, इस तरह से आप इसको याद रखिए। फिर उसके बाद इसको हमें याद रखना है, तो इसको याद रखिए मूर्धा श। तो मूर्धा श जो आप बोलेंगे, तो मूर्धा कैसे होता है? जैसे आप बोलते हैं ट ठ ड ढ, तो जिस स्थिति में आप ट ठ ड ढ बोलते हैं उस स्थिति में आपको अब ये श बोलना होगा। यानी इस श को बोलने के लिए आपकी जीभ मूर्धा को छूनी चाहिए। तो जब आपकी जीभ मूर्धा को छुएगी, यानी जैसे आपने बोला ट, तो ट में आपकी जीभ मुड़ के छू रही है ना जिस स्थान को, वही स्थान मूर्धा कहलाता है। तो ऐसे ही आप बोलिए श। तो आप श बोलेंगे, जीभ आपकी मुड़ेगी तो इसका उच्चारण होगा श, तभी बोलते हैं ना षटकोण, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपका यह आता है, इसको हम कहते हैं दंत। तो दंते में आ जाता है यह दंत, ये दांत से ये शुरू, इसका उच्चारण होता है, ये दंत मूल इसका उच्चारण है, यानी दांत की जड़।
जब हम इस स का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांत की जड़ को यानी मसूड़े को छूकर तब इसका उच्चारण करती है, तो हम इसे दंत स के नाम से याद रखते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे तालु श, मूर्धा श, दंत स। इस तरह से हम इसका उच्चारण कर पाएंगे, और जब हम इस तरह से इसका उच्चारण कर पाएंगे तो फिर हम इसको जब उच्चारण इस तरह से करेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इसको अगर हम लिखते हैं, जैसे देखो अब मैं आपको इसे समझाती हूँ कि इसे आप कैसे याद रख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे आपने शब्द लिखा, आपने लिखा शब्द, ठीक है। अब आपके पास मान लो अगर आप दंत स से बोलते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे, शब्द, ठीक है। स आपकी जीभ जो है स बोलेगी, लेकिन आप इसे बोल रहे हैं शब्द, तो आपकी जो जीभ है वो तालु के नीचे आ रही है, आप बोल रहे हैं शब्द। तो जब आपने शब्द का उच्चारण किया तो आप इस स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने शब्द आ गया शेष, अब आपने लिखा शे, तो पहले आप मूर्धा के सामने रख रहे हैं शे, ठीक है, मूर्धा से उच्चारण कर रहे हैं, और फिर श, तो जैसे बोलते हैं शेष, तो आपने यहाँ पे जीभ को मोड़ दिया, तो आपको पता चल गया जब आप शेष लिखें या विशेष लिखें तो आप श एक बार तालु में के नीचे बोलते हैं और फिर मूर्धा के साथ, तो आपको ये पहचान होगी कि ऐसे लिखना है। उसी तरह से जैसे मान लो आपने शब्द लिखा शा सन, अब जब बोलते हैं आप तो आप ऐसे याद करेंगे कि हम पहले जब इसका उच्चारण करेंगे तो शा यानी तालु से हम बोल रहे हैं, क्योंकि तालु श है तो हम इसे याद करेंगे शा और इसे सन, तो शा सन। इस तरह से हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमें ये लिखना आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमारे पास और भी शब्द हम उच्चारण कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा सपेरा, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं सपेरा, तो अब हम कैसे बोल रहे हैं, हम मतलब लिख रहे हैं उसको, हम लिख रहे हैं सपेरा, सपेरा, इस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो सपेरा, तो जब सपेरा बोल रहे हैं तो हम दांत से उसको छू के बोल रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण हम दांत से कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखो इनके लिखने का तरीका इनके उच्चारण पर ही निर्भर करता है। अब आप कहेंगे कि मैम मुझसे तो उच्चारण नहीं हो पाता है और उच्चारण में समझ नहीं पाऊंगा, मुझे समस्या होगी, तब कोई और दूसरा तरीका हो सकता है क्या? तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप लिखते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आपको याद रखना होगा कि जब हम लिखते हैं शब्द तो हम तालु श का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब हम लिखते हैं सपेरा तो हमें दंत स का प्रयोग करना होगा। जब हम लिखते हैं शेष तो हमें तालु श और मूर्धा श का प्रयोग करना होगा। जब हम लिखते हैं शासन तो हमें याद रखना होगा कि हमें पहले यहाँ पर तालु श और फिर दंत श का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर हमें ये सारी बातें क्या होंगी, याद रखनी पड़ेंगी। तो आप इस तरह से इसको समझिए, इस तरह से आप पढ़िए कि इनके प्रयोग में आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका इनका सही उच्चारण समझकर सीखकर आप याद रख लीजिए, या फिर आप इनको कि किस शब्द में कौन सा स कहाँ पे आ रहा है उस पर फोकस करके उसको याद करिए। इन दोनों तरीकों के अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है। जैसे कुछ किताबें आपको ये बताती हैं कि जब मान लो कोई शब्द आता है, जैसे आपने लिखा संश्लेषण या विश्लेषण ऐसा शब्द लिखा, तो उसमें आपको क्रम बताया जाएगा कि इस क्रम में आप लिख सकते हैं। तो अगर आप उस क्रम में कहेंगे तो वो आपको, जैसे कुछ लोग आपको क्रम बताते हैं कि आपको ऐसे लिखना है कि पहले स, फिर तालु श और उसके बाद फिर दंत श, इसके बाद हमारा मूर्धा श, इस क्रम में होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस क्रम की हम बात करेंगे तो जितने शब्द इस क्रम में लिखे नहीं जाते उससे कहीं ज़्यादा ऐसे शब्द हमारे अपवाद में आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बात समझाई कि इस तरह के यानी तीनों श का प्रयोग करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा शब्दों को, या तो उसका उच्चारण ध्यान में रखते हुए आप सीख सकते हैं, या फिर आप उनको ऐसे शब्दों को याद रख के आप सीख सकते हैं। चलिए, इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर देती रहूँगी। आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए पैट परीक्षा के लिए क्लासेस देने वाली हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप पैट के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूट्यूब पर क्लास देखना पसंद करेंगे, और अगर क्लास चाहते हैं तो कितने बजे का समय आपको सही रहेगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।